कल 1 फरवरी को बजट पेश होना है, उसको लेके आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण की शुरुआत की और तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र किया। भारत सरकार की प्रमुख मंत्रालय सड़क परिवहन योजनाओं का जिक्र किया। हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व सलाहकार वैभव दागे जी हैं। सर, जिस तरीके से अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने जिस तरीके से जिक्र किया, स्वास्थ्य, सड़क या फिर शिक्षा, आपके इस बार परिवहन मंत्रालय की तरफ से कौन कौन सी नई योजनाओं का उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, यूपी विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस की शुरुआत की। अगर हम बात करें तो मुंबई से जो गुजरात का एक्सप्रेस वे है, या फिर अगर हम बात करें मेरठ एक्सप्रेस वे, तो आने वाले समय में कौन कौन से परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक्सप्रेस वे दिए जाएंगे और कौन कौन सी नई योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास करेंगे? जैसे आपने कहा कि बजट सेशन की शुरुआत में माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा और उन्होंने कई क्षेत्रों के विकास का उल्लेख किया। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी समय तक उन्होंने अपना समय लगाकर उसका उल्लेख किया, जिसमें सड़कों के जाल के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हमारी 2014 में 96,000 किलोमीटर थी, वो जो बढ़कर आज 1,40,000 किलोमीटर हो गई है। तो ऐसे जैसे उन्होंने अपने भाषण में कहा, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत तेज़ी से सड़कों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी, जैसे आपने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दुगनी हो चुकी है। अयोध्या के विकास की बात हर जगह हो रही है। अयोध्या के अराउंड रिंग रोड बन रहा है, 84 कोसी परिक्रमा बन रही है, राम जानकी मार्ग का निर्माण हो रहा है, राम वनगमन मार्ग का निर्माण हो रहा है, वाराणसी का रिंग रोड बन के तैयार है, गोरखपुर का रिंग रोड बन के तैयार है, प्रयागराज में रिंग रोड बन रहा है, गंगा नदी पर 3 नए प्रयागराज में ब्रिज बन रहे हैं, फाफामऊ में और बाकी जगह पे, गोरखपुर का रिंग रोड बन के तैयार है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, लखनऊ रिंग रोड लगभग 80% बन के तैयार है। तो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा केवल सड़कों के क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले वर्ष में भी, इस साल के बजट में भी वित्त मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, इस पर अपना फोकस बनाए रखेगा। आज हम सिविल एविएशन की भी बात करें तो एयरपोर्ट की संख्या 76 से बढ़कर 136 हो गई है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, उसका काम चल रहा है। जेवर जैसा बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसके कारण ओवरऑल लॉजिस्टिक्स में उत्तर प्रदेश का एक नया मानचिन्ह उत्तर प्रदेश देश की मैप में बनेगा। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस निश्चित है और वो आने वाले दिनों में लगातार बना रहेगा। और इस बार के बजट में भी मेरी अपेक्षा है कि लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी बजट में वित्त मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए करेगी। पिछले साल लगभग 5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज उन्होंने आज तक का सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस किया था। इस साल मेरी अपेक्षा है कि शायद वो भी बढ़कर और 25-30%, 40% से बढ़ेगा और उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चालना मिलेगा। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके कारण ओवरऑल अर्थव्यवस्था पे उसका डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होता है और उसके कारण सारी ही हमारे अर्थनीति को, अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चालना उससे मिलेगी, गति मिलेगी। चाहे वो रोज़गार की निर्मित हो, चाहे हमारे लिए नए नए रोज़गार के अवसर पैदा होना हो, उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है चालना मिलेगी। जैसे आज हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। जितना ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतना इस प्रकार के कई सारे रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। तो मुझे लगता है कि हर प्रकार के वर्ग के लिए अर्थव्यवस्था को जब तक हम गति नहीं दे पाएंगे, तब तक रोज़गार निर्माण होना भी मुश्किल है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक अर्थनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सर, अगर हम बात करें, आप एक बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुके हैं। आपके मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसेज हों या फिर कार्स हों, उसको लेके क्या तैयारी है इस बार? देखिए, हम सब जानते हैं बड़े शहरों में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली जैसे शहर में हम देखते हैं कि 2-3 महीने स्कूलों को कुछ दिन बंद रखना पड़ता है। कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। तो दुनिया भर में अब हमने ये रिकग्नाइज करना होगा कि व्हीकुलर पोल्यूशन ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है और इसलिए हमको क्लीन ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना ही पड़ेगा। उसके मुझे नहीं लगता उसमें कोई अब बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में कोई ऑप्शंस बचे हैं। तो इसलिए चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हो, चाहे LNG, CNG, इथेनॉल, मिथेनॉल, जो ग्रीनर फ्यूल्स है, क्लीनर फ्यूल्स है, उसकी तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। और इसलिए पिछले सरकार बजट में भी वित्त मंत्री ने फेम 1, फेम 2 के माध्यम से कई प्रकार की ऐसी योजनाएं लाई थी जिससे सब्सिडी बसेस में, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए दिया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सब्सिडी दी थी।
लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये योजनाएं तो इस बार भी बजट में शायद वित्त मंत्री इस दिशा में कोई घोषणाएं ज़रूर करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। लेकिन साथ ही साथ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिन ब दिन इतना कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है कि जहां आपका अगर पेट्रोल और डीजल का खर्चा अगर 10,000 रुपये महीना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने के कारण वो सीधा आपका 800 रुपये 900 रुपये पे आ रहा है। तो मुझे लगता है लोगों के लिए भी वो बहुत ही लाभकारी होगा, इसमें लोगों का खर्चा कम होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा, नॉन पोल्यूटिंग होगा, और इससे हमारे केवल अपना खर्चा कम नहीं होगा, तो हमारे शहरों में, हमारे देश में पोल्यूशन घटाने में भी हम बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में क्लीन ग्रीन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, बायोडीजल, एलएनजी, इस प्रकार की फ्लेक्सी फ्यूल्स, इस प्रकार के व्हीकल्स बढ़ने ही वाले हैं, और इस प्रकार के व्हीकल्स बढ़ने की आवश्यकता भी है। सर, एक अहम और आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कई बार आपके मंत्रालय की तारीफ कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं। कोविड काल में जिस तरीके से सड़क परिवहन मंत्रालय में काम किया था, सारे मंत्रालय जिस तरीके से अगर हम कहें उनकी रफ्तार थम गई थी, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय था, सड़क परिवहन मंत्रालय, जो कोविड काल में भी निरंतर अपने कार्य को गति दे रहा था। अगर हम बात करें अटल टनल की, बात करें ऐसी तमाम योजनाएं जो ब्रिजेज हैं, आने वाले समय में इस बजट में कौन कौन सी योजनाओं को प्रमुखता से, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव है, तो कौन कौन सी योजनाओं का आप लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे? नहीं, मुझे लगता है पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में बहुत नई नई सड़क योजना पूरी हुई, चाहे वो दिल्ली मेरठ हो, चाहे मेरठ आपका मेरठ से बुलंदशहर हो, कई सारी, लखनऊ कानपुर हो, लखनऊ रिंग रोड हो, गोरखपुर रिंग रोड हो, बनारस रिंग रोड हो, काशी का रिंग रोड हो, तो ऐसे कई योजनाओं को पूरी हुई है। बजट में मुझे डाउट है कि बजट में इस प्रकार की योजनाओं की घोषणा नॉर्मली वित्त मंत्री करते हैं या नहीं, लेकिन वित्त मंत्री ओवरऑल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए करेंगी। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सच है, कोविड के दौरान भी सड़कों के निर्माण का कार्य तेज़ी से चलता रहा। निश्चित रूप से कोविड के कारण कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें तुरंत इम्पैक्ट आया, जिसके कारण लॉकडाउन लगे, काम करना लोगों के लिए मुश्किल था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन फॉर्चुनेटली सड़क में काम तेज़ी से होता रहा। जैसे आपने अटल टनल की बात की, ऐसे ही जोजिला टनल बहुत तेज़ी से श्रीनगर में बन रहा है, या अरुणाचल में सेला पास टनल जो बीआरओ बना रहा है, वो लगभग उसका काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी परियोजना इस देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि 2024 तक इस देश का हाईवे का चित्र, इंफ्रास्ट्रक्चर चित्र बहुत अलग होगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बजट में सड़क परिवहन मंत्रालय को लेकर आने वाले समय में तमाम योजनाएं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से दी जाएंगी। उसमें यूपी की अगर हम बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी दिया गया और मेरठ एक्सप्रेस भी दिया गया, तो ऐसे आने वाले समय तमाम योजनाएं होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ अंकित त्रिवेदी, सी10 न्यूज़, नई दिल्ली।